फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने महाराणा कुंभा के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, इनके युद्ध अभियान और इनके बारे में कुछ और अन्य चीज़ें जो भी थी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि छूट गई होगी, कुछ समझ में नहीं आई होगी, इसीलिए मैंने क्या है कि एक पीपीटी बनाई है, इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने महाराणा कुंभा के विजय अभियानों की एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है। देखिए, ट्रिक में लिखा हुआ कि बूंदी का सीमा वागड़ मारे मालवा गुजरात। बूंदी का सीमा राजस्थानी में समझ सकते हो आप इसको, बूंदी का सीमा वागड़ मारे मालवा गुजरात। तो इस ट्रिक में देखिए आप, महाराणा कुंभा के सभी विजय अभियान इसमें आ चुके हैं। देखिए कौन सा, एक तो बूंदी में देखिए, बूंदी का तो सीधा ही नाम ही लिखा हुआ है, तो बूंदी अभियान हो गया। गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, झालावाड़ वाला क्षेत्र जो है वो क्या है, गागरोन दुर्ग बोलते हैं ना उसको, तो इस हिसाब से देखिए तो अपने हो गया गागरोन। ठीक है, गागरोन विजय। फिर आ गया सीमा से सी और माँ अलग अलग हो गया। सीमा से सी से होगा सिरोही और माँ से होगा मारवाड़, दोनों के साथ में महाराणा कुंभा के विजय अभियान हुए थे। ठीक है, 5 नंबर पे आ गया उनका वागड़ क्षेत्र। आपको पता है कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, उदयपुर के साथ नीचे के जो टच एरिया है, तो वो कौन सा है? वागड़ वाला क्षेत्र है। तो उसमें भी महाराणा कुंभा के विजय अभियान चले थे। ठीक है, उसके बाद में मारे से बनता है मेर जाति। देखिए, महाराणा कुंभा के समय में मेर जाति ने बगावत शुरू कर दी थी, तो इसीलिए क्या हुआ था कि इनके खिलाफ महाराणा कुंभा को एक युद्ध अभियान शुरू करना पड़ा था, युद्ध करना पड़ा इनके खिलाफ। तो इसी को क्या बोलते हैं? मेर जाति से युद्ध अभियान। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर पर मालवा और गुजरात। देखिए, मालवा के शासकों तो बहुत अनलिमिटेड बार, पता नहीं कितनी बार महाराणा कुंभा पर आक्रमण किए उसने, और हार का सामना करना पड़ा, फिर भी वो दोबारा से आक्रमण कर देता था। और महाराणा कुंभा के खिलाफ मालवा और गुजरात और नागौर, इन क्षेत्रों ने तो खुद अपनी क्षेत्र इन जो रियासतों ने तो क्या किया था, संधि करके फिर इन महाराणा कुंभा के खिलाफ चढ़ाई कर दी थी, लेकिन फिर भी वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है, इस प्रकार से। अभी बात करते अपने नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, इनके महत्वपूर्ण युद्ध अभियान। देखिए, महत्वपूर्ण युद्ध अभियान मैंने क्यों लिखवाया है, क्योंकि कुछ युद्ध ऐसे होते थे जिनके बाद में, युद्ध हो जाने के बाद में, कोई भी स्थापत्य कला की कोई भी एक, यानी कि कुछ भी भवन या फिर मंदिर निर्माण कर दिया जाता था, जो कि इतिहास में एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए मैंने एक महत्वपूर्ण अभियान बताए हैं। तो इसमें देखिए, सारंगपुर अभी युद्ध लिख रखा है, सारंगपुर युद्ध मैंने उसमें बता रखा है, शायद इसमें डेट नहीं लिखी हुई है, डेट सन है 1437 का। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। 1437, 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं ना, इन दोनों से जोड़ करके 143 1437। और यही महाराणा कुंभा का काल रहा हुआ है 1433 से लेकर के 1400। इस 1433 से आप याद रखोगे ना तो 143 इतना याद रख लेना, आगे आ गया 37। ठीक है, तो सारंगपुर अभियान युद्ध कब हुआ था? 1437 के अंदर हुआ था। किसके मध्य हुआ था? महाराणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी। ये कुछ टीचर्स जो हैं और कुछ बुक्स में फर्स्ट लिखा हुआ है, कुछ में सेकेंड लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इतनी बात समझ लेना कि महाराणा कुंभा के खिलाफ समय समकालीन कौन था? मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी था। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें भी कुंभा विजयी रहे थे, और विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ एक भवन है, देखिए किस प्रकार से आपको मैं दिखाता हूँ। ये क्या है? विजय स्तंभ है। ठीक है, ये क्या है? देखिए, ये है विजय स्तंभ। ठीक है, ये इस युद्ध की स्मृति में बनाया गया था, युद्ध की जीत की खुशी में बनाया गया था एक भवन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या है? एक 9 मंजिला इमारत है। ठीक है, और इसको बनाया कब गया था? युद्ध के जीत के 3 वर्षों के बाद में, लगभग 1440 में स्टार्ट हुआ था और 1448 में बनकर के ये तैयार हो गया था। और इसकी ऊंचाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है, नीचे से चौड़ा है, बीच में से संकरा है, ऊपर से पुनः चौड़ा और डमरू के आकार का। देखिए, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कला संस्कृति में पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें और इतने क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, बताना ही संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कला और संस्कृति जब अपने पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि महाराणा कुंभा के बीच में अगर इसको पढ़ने लग गए तो फिर महाराणा कुंभा तो भूल जाएंगे और ये याद रह जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रख लेना कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, आगे देखिए, इस स्तंभ के आंतरिक तथा बाह्य भागों पर भारतीय देवी देवताओं और अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, हरि हर पितामह, विष्णु के विभिन्न अवतारों तथा रामायण एवं महाभारत के पात्रों की सैकड़ों मूर्तियां उत्कीर्णन है। ठीक है, और भारतीय मूर्ति कला का इसे विश्व कोश कहते हैं। ये मुख्य पॉइंट इसमें से, ये याद रखने वाली बात नहीं है कि इस पे कौन से चित्र कोरे हुए हैं, लेकिन बात यह है
कि इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं, क्योंकि इस पे भारत के जितने भी देवी देवता हैं सबके चित्र इस पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं कि भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखने वाली बात तो ये है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि इस पर कैसे चित्र कोरे हुए हैं। तो इस प्रकार के चित्र कोरे हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज तक सभी बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है। तो वो इसी को कहा जाता है। इसका नाम विजय स्तंभ भी है, इसका नाम कीर्ति स्तंभ भी है। ठीक है, और इस प्रकार से इसके बारे में एक अन्य पॉइंट ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक चांपानेर की संधि, शायद चांपानेर की संधि के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन शायद सन नहीं लिखवाया था ना, तो वो समझ लीजिए। अब चांपानेर की संधि मालवा व गुजरात। मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक मैंने अभी बताया है, मोहम्मद माफ कीजिएगा, मोहम्मद नहीं, महमूद खिलजी था। मालवा का शासक था महमूद खिलजी, और गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों के मध्य हुई थी, मालवा और गुजरात के शासक। देखिए मालवा कहाँ पड़ता है? ये मेवाड़ है, तो यहाँ आ गया गुजरात, और ये क्षेत्र जो है ये मालवा का है। ठीक है, ये तो गुजरात है और ये है मालवा और ये है मेवाड़। ठीक है, इस प्रकार से इन दो राज्यों के बीच में ये संधि हुई थी। कौन सी? चांपानेर की संधि। और इस संधि की शर्त क्या थी कि दोनों सेनाएं आपस में मिल करके, क्योंकि अकेले तो मोहम्मद खिलजी तो जीत नहीं पाए थे, इसलिए दोनों ने शर्त लगाई आपस में रखी कि अगर दोनों मिल करके मेवाड़ पर आक्रमण करें तो क्या पता हम जीत जाएं। लेकिन फिर भी इस युद्ध में भी उनकी हार हुई थी। ठीक है, और ये जो जानकारी कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति व ऋषिकप्रिया के अनुसार मेवाड़ के महाराणा की इस युद्ध में जीत हुई थी। ठीक है, यानी कि इससे इस चांपानेर की संधि की और इन सब चीज़ों की जानकारी अपने को मिलती है। चांपानेर वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से ये प्रश्न आ चुका है कि चांपानेर की संधि किन दो शासकों के मध्य हुई थी या किसके खिलाफ हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। तो वो मेवाड़ के खिलाफ हुई थी, और अभी क्वेश्चन आ सकता है किन दो राज्यों के बीच हुई थी, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कब हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। ठीक है, अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए महाराणा कुंभा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो है उपाधियाँ। इनकी उपाधियाँ बहुत हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर मेवाड़ में किसी ने उपाधियाँ धारण की है तो मेवाड़ के किस शासक ने की है? मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने। ठीक है, क्योंकि जितने ही इन्होंने युद्ध अभियान और ये शक्तिशाली थे, इसके साथ ही ये कला प्रेमी भी एक शासक रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनकी जो उपाधियाँ मिल जाती है, अश्वपति, छाप गुरु, ये याद रह जाएगी आपके। छापामार पद्धति में कुशल होने के कारण इनको छाप गुरु कहा गया है। हाल गुरु, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के बाद कहते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने करवाया है। इस चीज़ को मैं आपको बोर्ड पर दोबारा से क्लास बनाऊंगा, उसमें और समझा दूंगा। ठीक है, महाराणा कुंभा एक अच्छे शासक हैं। अगर एग्जाम में इनमें से एक दो क्वेश्चन पड़ जाता है, अगर 2-3 वीडियो इस पर बन जाए, अगर आपके समझ में आ जाए, उससे कुछ याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, अच्छी बात है, तो अपने याद कर लेंगे और अच्छे तरीके से। ठीक है, राजगुरु कहते हैं इनको राजनीति में दक्ष होने के कारण। राणो रासो कहते हैं साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण। ठीक है, अभिनव भारताचार्य, ये अभिनव भारताचार्य वाली आ चुकी है। ठीक है ना, ये अभिनव भारताचार्य वाली, क्योंकि अभिनव भारताचार्य इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए ये ज़रूर याद रख लेना। ठीक है, नाटक राजकर्ता, ये इन्होंने 4 नाटक लिखे थे कुछ। ठीक है, इस प्रकार से इनको नाटक राजकर्ता की उपाधि भी दी गई है। फिर आ गया चाप गुरु। चाप गुरु यानी धनुर्विद्या में चाप के आकार की होती है ना, धनुष किसके आकार की होती है? चाप के आकार की होती है। चाप यानी कि आप देखिए इस प्रकार से ऐसे होती है ना, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? चाप गुरु कहा गया। ठीक है, फिर आ गया टोडरमल, संगीत की तीनों विद्याओं में निपुण होने के कारण इनकी एक उपाधि टोडरमल भी मिल जाती है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, इतने पे ही एंड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करके कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। आगे से मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अपनी बोर्ड वाली तो चल ही रही है, बोर्ड पर बना लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।